रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजे सर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजे पर। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स के लिए, और आज एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम बेटा बात करेंगे ड्रग्स एनालिसिस पे। डिटेल में आज का टॉपिक डिस्कशन है। वन शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बहुत लेंथी वीडियो हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करेंगे कि ड्रग्स क्या होती हैं, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स क्या होती हैं, उनके यूजेस, और उसके साथ साथ ड्रग टेस्टिंग लैब में ड्रग्स एनालिसिस कैसे होता है, कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं ड्रग्स एनालिसिस में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मेथड वैलिडेशन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 5 to 10 MCQ यहाँ से ली जाएं, इससे भी प्लस MCQ यहाँ से ली जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजे इसको सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिटेल डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर ड्रग्स। ड्रग्स क्या हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और हम इनको डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए भी जनरली यूज कर रहे होते हैं टू रिड्यूस द सफरिंग फ्रॉम द पेन, पेन को कम करने के लिए। और इसके साथ साथ जो इसका मेन काज है, दिस काज द टेम्परेरी फिजियोलॉजिकल चेंज, बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंज, आर्जी चेंज क्रिएट कर देती हैं। एंड जब इनको इनहेल किया जाता है, जब आप इनको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, या ये जो ड्रग्स हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, तो दे आर कॉल्ड, इनको मेडिसिन भी कहते हैं। मेडिसिन एक जनरल टर्म है और मेडिसिन में एक स्पेसिफिक जो टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्रग्स कहते हैं। ड्रग और मेडिसिन के मेन डिफरेंस क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जो ड्रग है इट क्योर द डिजीजेस, मेडिसिन सेम, ये भी डिजीजेस को क्योर कर रही होती है, इलाज करती है। एंड देन इट मे काज द एडिक्शन, ये क्या करती है, ये आदी बना देती है। जब भी ड्रग्स को इनहेल किया जाता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है, तो ये मरीज को आदी बना देती है। और इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जिस तरह हीरोइन है और चर्स है, ये सारी चीज़ें। जबकि जो मेडिसिन होती है दिस डज नॉट काज द एडिक्शन, ये आदी नहीं बनाती, ये जस्ट क्योर करती है, इलाज करती है। इट यूज मे और मे नॉट सेफर, ये सेफर भी हो सकती है, सेफर नहीं भी हो सकती। जबकि जो मेडिसिन होती है ये सेफर यूज होता है इसका। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हीरोइन है, पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है, कोकेन है, दीज आर ऑल दी ड्रग्स हैं। जबकि पेंसिलिन मेडिसिन में आती है, जनरल मेडिसिन में हम लेते हैं, दिस इज आल्सो द ड्रग भी कहते हैं इसको। पेनाडोल दिस इज द मेडिसिन, डिस्प्रीन है, ऑगमेंटन सिरप है या एगमेंटम कैप्सूल है, ये सारी की सारी मेडिसिन में आती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया ड्रग एंड मेडिसिन में। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन, जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इससे और अच्छा जो टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे जाके होने वाले हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि ड्रग्स हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी टाइप की होती हैं, इनके रोल क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो जनरली ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स, इफेक्ट्स की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। किस ओरिजिन की बेस पे कि आइदर दीज आर द नेचुरल, टेम्परेरी हैं या आर्टिफिशियल हैं, इस तरह जो है इनको हम जो है ना वो क्लासिफाई कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कहाँ कहाँ पे ये अपना रोल प्ले करती हैं, एक्शन प्ले करती हैं, उसकी बेस पे भी इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड देन दी पोटेंशियल फॉर द अब्यूज, तो ये डिफरेंट टाइप्स है। तो सबसे पहले हम बेटा बात कर लेते हैं डिटेल में, ये बेस्ड ऑन दी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जिसको कहते हैं थेरापेटिक यूजेस, यानी कि थेरापेटिक यूजेस में कौन कौन सी इसकी टाइप्स आती हैं। तो पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं एनाल्जेसिक्स, इनको कहा जाता है। दे आर कॉल्ड पेन किलर्स होती हैं, ये पेन को रिलीव करती हैं, कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। जिसमें आपकी पैरासीटामोल आपने अक्सर सुना होगा नाम, एस्पिरिन है,
और इबुप्रोफिन है, मॉर्फिन है, दीज आर कॉल्ड द एनाल्जेसिक्स, इनको कहा जाता है, दीज आर द ड्रग्स, एक कैटेगरी है। इस तरह सेकंड कैटेगरी एंटीबायोटिक्स आ जाती है थेरेप्यूटिक यूजिंग में, जिसमें बैक्टीरियल एक्शन की ट्रीट करती है ये। इसमें एमॉक्सिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपकी एंटीबायोटिक्स में आ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रेंज ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के खिलाफ इनकी किस लेवल पे, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है ये एक्ट करती हैं, उस बेस पे हम इनको जनरली कैटेगराइज करते हैं। तो इनकी दो टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम के हवाले से नोट करें इसको। एंटीबायोटिक टू टाइप्स की होती हैं, एक को कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक को कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो इनको हम कैटेगरीज कर लेते हैं, इनके डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसका। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, दीज आर मोर इफेक्टिव एंड दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट द बोथ, बैक्टीरिया की टू टाइप होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम दी नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। तो ये दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ हम इसको यूज करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगर आपका जो डिजीज है वो हमें पता नहीं चल रहा, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि किस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज है, तो दिस इज द ब्रॉड कंसेप्ट है। हमें नहीं आइडिया कि किस बैक्टीरिया की वजह से है, तो तब हम जाके यूज करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, चाहे पॉजिटिव आते हैं चाहे नेगेटिव आते हैं, तो उनको क्योर कर रही होती है। तो दिस इज द स्पेसिफिक एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड व्हेन द बैक्टीरियल काज ऑफ इंफेक्शन इज अननोन। तो यही बात मैं कर चुका हूं कि जब आपका बैक्टीरियल काज अननोन है, पता नहीं चल रहा कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज है, तो फिर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती हैं। इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नोट करें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकती हैं। इसमें टेट्रासाइक्लिन आती है जो कि एक्नी, नमूनिया के लिए जनरली हम यूज करते हैं, और क्लोरा एम्फिनिकोल जो है ये जनरली आपके टाइफाइड फीवर के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इस तरह जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं हमें, यानी कि उसको स्पेसिफिक बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम इसको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज कर रहे होते हैं। इट रिड्यूसेस द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय द टारगेटिंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये नैरो रेंज होती है और स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो होती है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन जी हम यूज करते हैं और इरेथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। पेनिसिलिन जी जो है ये डिस्कवर की थी पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने इन 1929 में, और ये अगेंस्ट जो स्पेक्ट्रोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ हम इसको यूज करते हैं, या सेफिलस इन्फेक्शंस के खिलाफ हम इसको यूज करते हैं पेनिसिलिन जी को। और इसी तरह जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है ये रिस्पिरेटरी एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी इसकी ले लेते हैं, जो हमारे पास कैटेगरी है वो है एंटीपायरेटिक्स। पायरेटिक्स मीन फीवर, तो यानी कि रिड्यूस द फीवर। अगर बुखार है, बीमारी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीपायरेटिक्स यूज करते हैं, और ये आपके टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को लो डाउन करती है, ब्रिंग डाउन, कम करती है। तो इसकी सबसे बेस्ट जो एग्जांपल लेते हैं वो एस्पिरिन है, इस कैटेगरी में जाती है। इसके स्ट्रक्चर आप जरूर देखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। और पैरासीटामोल बहुत ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली यूज होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। तो दिस इज द बेटर एंटीपैरेटिक देन द एस्पिरिन, ये एस्पिरिन से अच्छी एंटीपैरेटिक ड्रग है। इसके साथ साथ एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। एंड ट्रैंक्विलाइजर्स का मेन फंक्शन होता है कि ये जस्ट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, CNS, जो दिमागी हालत है, दिमाग का निज़ाम है, ठीक है। और ये काज करता है, सुकून देता है, और जो परेशानी होती है, एंग्जाइटी, उसको रिड्यूस करता है, टेंशन को कम करता है। तो ये वो जो ड्रग्स हैं जो इनको कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाता है। तो ये नोट करें, इंपॉर्टेंट MCQ भी बन सकती है। इसकी जनरली टू टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं सिडेटिव्स या इसको हिप्नोटिक्स कहते हैं, एंड सेकंड इज द मूड एलिवेटर या जिनको कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स कहा जाता है। तो जो सिडेटर्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस द नर्वस टेंशन, इसका मेन फंक्शन नर्वस टेंशन को रिड्यूस करना है और रिलैक्सेशन को क्या करना है, प्रोमोट करना है। और ये क्या करती हैं, इंड्यूस द स्लीप, ये नींद के थ्रू यानी कि स्लीप को यानी कि इंड्यूस करती हैं, नींद आती है इससे। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो नींद आ जाती है जिससे आपको सुकून मिलता है नर्वस सिस्टम को। जबकि जो इसके एक सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी है हिप्नोटिक्स, इसमें क्या होता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है, और इसमें क्या होता है, ये
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो काम करता है। जबकि जो सेडेटिव है ये आपका विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ये आपको नींद नहीं आती, जस्ट सुकून मिलता है नर्वस सिस्टम को। जबकि जो हिप्नोटिक्स हैं ये आपका सेंट्रल सिस्टम को सुकून देती हैं, लेकिन किसके थ्रू? नींद को इंड्यूस करके। तो ये इसकी एग्जांपल आ जाती है सेडेटिव्स में, आपका सेरोटोनिन है और डाइज़ेपैम है, तो ये एक एग्जांपल में आ जाती है। इसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हाईली डिप्रेस पेशेंट्स को जो है ना वो रिकमेंड किए जाते हैं, और दे आर कॉल्ड द मूड एलिवेटर्स भी इनको कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल है फेनल्जीन है और बेंजीड्रीन है। तो ये एग्जांपल्स हैं जिनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट्स कहा जाता है, या मूड एलिवेटर्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है। एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं जो कि वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ होती हैं, जो कि बेस्ट यूज होती है एजीटी, नोट कर लें इसको, एजिडो डीऑक्सीथिमिडीन बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस है। एंटी मलेरियल के लिए हम क्विनीन यूज करते हैं, क्लोरोक्वीन यूज करते हैं, पैराक्वीन यूज करते हैं, और एंटी फंगल के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्लूकोनाजोल यूज करते हैं और क्लोट्रीमेजोल यूज करते हैं। ये भी नोट कर लें, बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जस्ट इनको रीड करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें। एंटी डायबिटिक्स, ये ब्लड कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं एंटीबायोटिक्स। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ रखी होगी, इंसुलिन है या मेटफॉर्मिन यूज की जाती है। ये फर्स्ट कैटेगरी है जो हमने ड्रग्स को क्लासिफाई किया। सेकंड कैटेगरी में लेके चलते हैं, बेस्ड ऑन द ओरिजिन, जहां से ये ली जाती हैं या जैसे बनाई जाती हैं उस बेस पे भी इनकी डिफरेंट कैटेगरी है। तो 3 टाइप में हम इसको कैटेगराइज किया है। एक को कहते हैं नेचुरल ड्रग्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल ड्रग्स, और इसके साथ साथ हम इनको कहते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। नेचुरल ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, और इनको कहा जाता है सिंथेटिक ड्रग्स कहा जाता है। नेचुरल ड्रग्स में दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम इसको लेते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू, इसको जरूर नोट कीजिएगा कि आपकी कौन कौन सी नेचुरल ड्रग्स हैं। तो मॉर्फिन है, ओपीएम से लिया जाता है, क्विनीन है जिसको सिंकोना बार्क से लिया गया था, पेनिसिलिन जो कि फंजाई से ली गई थी, और सेमी सिंथेटिक एग्जांपल में आ जाती हैं जो कि दे आर केमिकली मॉडिफाइड। हम नेचुरल ड्रग्स को थोड़ा सा केमिकल ऐड करके हम उसको मॉडिफाई करके सेमी सिंथेटिक बना लेते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है इमोक्सिसिलिन है, हीरोइन है, और इसके साथ साथ हाइड्रोकोडोन है। सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक जो है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल, जो इंसानी हाथ से बनाई गई हैं, प्योरली मेन मेड हैं। तो इसमें एस्पिरिन है, केमिकल रिएक्शन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, पैरासीटामोल है और डाइज़ेपैम है। तो ये सिंथेटिक ड्रग्स में आती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द पोटेंशियल फॉर अब्यूज, यानी कि जो आदि बनाने वाली होती हैं। सम ड्रग्स हैव द पोटेंशियल फॉर मिस यूज और या एडिक्शन, तो इसकी है डिफरेंट कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। इसको कहते हैं स्टिमुलेंट्स कहा जाता है, जो कि आपकी अलर्टनेस और एनर्जी को इंक्रीज करती हैं। इसमें कैफीन है, आपने अक्सर देखा होगा जो चाय के अंदर आप यूज करते हैं, पत्ती, कोकेन है, और उसके साथ साथ डिप्रेसेंट्स हैं जो कि ब्रेन फंक्शन को स्लो डाउन करती हैं, अल्कोहल्स, बारबिट्रेट्स होते हैं, इनहेलेंट्स यूज करते हैं। तो कुछ गैसेस होती हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, लाफिंग गैस आपने नाम सुना होगा, जो कि क्या करती है आपके माइंड को अलर्ट करती है, और इसके साथ साथ कुछ नाइट्राइल्स हैं। तो ये एक कैटेगरी है। नेक्स्ट है आपकी नार्कोटिक्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं विद दी हाई एडिक्शन पोटेंशियल, बहुत ही किस्म की आदि मुजरिम इसको यूज करते हैं, मॉर्फिन, हेरोइन। इसके साथ साथ जो फोर्थ कैटेगरी है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस तरीके से इनको यूज कर रहे हैं या किस तरीके से यूज करते हैं, उस बेस पे भी इनकी क्लासिफिकेशन ली गई है। कुछ ओरल ड्रग्स होती हैं जो कि जस्ट आप बाय माउथ लेते हैं, मुंह से लेते हैं, जिसमें आप टैबलेट्स की कैटेगरी आ जाती है, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं। कुछ इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं जो टीके लगाए जाते हैं, आदि मुजरमों को वो टीके लगाते हैं, तो थ्रू इंजेक्शंस, जिसमें इंसुलिन आ जाती है, इंसुलिन का टीका आपने नाम सुना होगा। कुछ वैक्सीन्स वो इंजेक्शन के थ्रू आती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ये भी ए मोड ऑफ इंजेक्शंस के थ्रू इसकी अलग कैटेगरी है। इस तरह टॉपिकल ड्रग्स कुछ होती हैं जो कि स्किन के ऊपर यानी कि मस की जाती हैं और वो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसमें फ्यू क्रीम्स हैं, जेल्स हैं। कुछ ड्रग्स की कैटेगरी में इनहेलेशन ड्रग्स हैं जो आप नोजल्स के थ्रू भी लेते हैं, उसको इनहेल्स करते हैं, और एनेस्थेटिक गैसेस भी कुछ होती हैं। कुछ सब लिंगुअल ड्रग्स होती हैं जो कि आप ड्रग्स क्या करते हैं, जबान के ऊपर रख के चूसते हैं उनको, तो वो भी एब्जॉर्ब होके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाके पहुंचती हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन है।
तो ये आज की बेसिक लेक्चर के ड्रग्स क्या हैं, मेडिसिन क्या है, डिफरेंस क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, उनकी टाइप्स, उनके इफेक्ट्स और उनकी एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के हवाले से। इंपॉर्टेंट टर्म्स, parameters used in the drug testing and quality control in the pharmaceutical analysis। ड्रग एनालिसिस जो DTLs हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं, और फार्मास्यूटिकल जो लैब्स होती हैं वो एक ही टाइप का फंक्शन होता है उनका। चाहे आप एनालिटिकल केमिस्ट के तौर पे वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी या एज अ फार्मासिस्ट होगी, तो आपका जो मेन फंक्शन होगा वहां पे काम करना, जो आपने जो एनालिसिस करना है वो सेम टाइप का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज कर लेते हैं जो वर्किंग जो एक्सपर्ट होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, अपनी डेली रूटीन में इनको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को, इस तरह के टर्म्स को, इस तरह के एनालिसिस को यूज कर रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको आपने बेटा समझते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं SOP एक टर्म यूज होती है ड्रग्स एनालिसिस में। SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। नोट कर लें इसको, हो सकता है एब्रीविएशन पूछा जाए। Standard operating procedure, what are SOP? These are the detailed written instructions होती हैं for operations routinely perform की जा रही होती हैं in the course of any activity associated with the pharmaceutical operations। जो भी ड्रग टेस्टिंग की जा रही होती है, फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन की जा रही है, तो उसकी रिटन फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, रूटीनली परफॉर्म्ड, ठीक है, दीज आर कॉल्ड SOP, इनको कहा जाता है। इसके लिए एक और टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं QC, वेरी इंपॉर्टेंट। QC स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। नोट कर लें इसको। QA भी होता है क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी QC क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है? दिस इज द सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है या प्रोसेस होता है डिजाइन टू इंश्योर दैट का प्रोडक्ट मीट्स द रिक्वायर्ड क्वालिटी। यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन किया जाता है जिसका मेन पर्पस ही ये होता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड है, रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उनकी मुताबिक आपकी जो है ना वो जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। आपकी इवेल्युएशन, आपकी ड्रग्स, आपकी जो एक्टिव ग्रेडियंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको जो है ना वो फुलफिल किया जाए। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये प्रोसीजर्स हैं बेसिकली। थर्ड कैटेगरी है क्वालिटी अश्योरेंस। ये क्या है? क्वालिटी अश्योरेंस दिस इज द चेकअप, आप कह सकते हैं, जो टीम चेकअप जाके करती है कि कुछ दिन इंस्पेक्शन जिसको आप कहते हैं, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपकी एक इंस्पेक्शन टीम आती है, वो चेक करती है कि आया कि ये सही तरीके से प्रोसीजर हो रहा है, क्या ये सही मेथड यूज कर रहे हैं, क्या उसमें क्वालिटी ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी अश्योरेंस, इसको कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन। चेकिंग प्रोसीजर इसको कहते हैं, चेकिंग प्रोसीजर टू अश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द मेथड। जिस मेथड से वहां पे काम किया जा रहा होता है, एनालिसिस किया जा रहा होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस रखना, दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी अश्योरेंस, इसको कहते हैं। दिस इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ये, जो कि इंश्योर करता है कि आपके प्रोडक्ट्स जो डेवलप हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और डिजाइन किए जा रहे हैं जिस भी मेथड से, वो आपका एक्यूरेट हो रहा है या एक्यूरेट है। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी QA या क्वालिटी अश्योरेंस कहते हैं। तो ये एब्रीवेशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, शॉर्ट टर्म्स यूज किया, QA, QC, ठीक है, और SOP। इस तरह एक और एब्रीवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, API बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है API, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही एक्चुअल में आपका मेन फंक्शन होता है, जो ड्रग्स जाके क्या करती हैं, आपका मेन फंक्शन प्ले कर रही होती हैं, वो API होता है। इसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। आप कैप्सूल लेते हैं, आप कोई ना कोई चीज लेते हैं, तो कैप्सूल तो वो खोल है ऊपर, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उस कैप्सूल के अंदर होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, चाहे जो भी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको कहा जाता है। बियोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होता है इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल। ये एक्चुअल में वो प्रोडक्ट होता है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट काज करता है, जो एक्चुअल में जाके एक्शन परफॉर्म करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। दिस इज कॉल्ड द API, इनको कहा जाता है। ये नोट कर लें। मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि जैसे एंटीबायोटिक कैप्सूल आप यूज करते हैं, उस कैप्सूल के अंदर आपका उसका जो जल्द होती है, स्किन होती है,
या खोल होता है वो भी होता है, लेकिन उस खोल के अंदर आप जब उसको ओपन करते हैं कैप्सूल को तो उसमें पाउडर फॉर्म में आपका इंग्रेडिएंट होता है और वही इंग्रेडिएंट आपका एपीआई है। कौन सा है? वही आपका एक्चुअल में क्या होता है? एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये फार्मास्यूटिकल इसको प्रोडक्ट कहते हैं, जो आपका कैप्सूल है, जो आपकी गोली है, कुछ भी है, और उसके अंदर जो आपका एक्चुअल में कंपोनेंट होता है, केमिकल होता है या ड्रग होती है, उसको कहते हैं एमॉक्सिसिलिन, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो विच ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अच्छा, इसमें एक और टर्म यूज होती है कि जिसको कहते हैं एक्सिपिएंट, ये नोट कर लें। एक्सिपिएंट क्या? दिस इज द इनएक्टिव सब्सटेंसेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कैप्सूल की फॉर्म में बना रहे होते हैं। वो जो आपका ऊपर से होल है, ठीक है, आपकी स्किन है किसी भी मेडिसिन के हवाले से, तो उसको कहते हैं एक्सिपिएंट। वो इनएक्टिव सब्सटेंस होती है, उसका मेन फंक्शन नहीं होता, वो कोई रोल प्ले नहीं करती, वो आपके लिए इनएक्टिव सब्सटेंस होती है। लेकिन जब हम उसको मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ड्रग्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो वो भी साथ में बन रही होती है बल्क की फॉर्म में। बल्क कहते हैं ना उसको, बड़ा कैप्सूल होता है, आप जब वहां को ओपन करते हैं तो छोटी सी मेडिसिन आपकी पाउडर फॉर्म में निकलती है। ये आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको कहते हैं एक्सिपिएंट। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं एसे। ई वाला नहीं, मजमून वाला नहीं, एसे, ए वाला, ASSA। एसे क्या होता है? दिस इज द क्वांटिटेटिव टेस्ट। ये बेसिकली आपका एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसमें आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में आपकी डेवलपमेंट हो रही है या उसकी सिंथेसिस हो रही है। क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ, ठीक है, पोटेंसी ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि लेबल होता है इन अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो भी आप फार्मास्यूटिकल कोई प्रोडक्ट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसके ऊपर वहां पे मेंशन होता है, लेबल्ड होता है कि आपका एक्चुअल में जो एक्टिव पार्ट है वो इतनी अमाउंट में है। उसमें तो कवर भी होता है, शीशी भी होती है, ग्लास भी होता है, खोल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में उस सिरप के अंदर जो एक्टिव पार्ट होता है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है, वो वहां पे लेबल्ड होता है। और इसी को कहा जाता है, अगर आप वो वाला मेजर कर रहे हैं जो एक्चुअल में जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, जहां पे भी इंटेस्टाइन में, मैदा में अपना रोल प्ले करता है, वो एक्चुअल में वो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो एक्टिव पार्ट होता है, माइनर क्वांटिटी में होता है। दिस इज कॉल्ड दी, अगर आप उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं तो समझ लें कि यू आर डूइंग दी एसे, आप ऐसे कर रहे हैं, क्वांटिफिकेशन उसकी कर रहे हैं। यूज टू वेरीफाई, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? वेरीफाई करना पोटेंसी को, और जो एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी प्योरिटी को ड्रग प्रोडक्ट में चेकआउट करना होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए में क्या करना पड़ता है। फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली यूज्ड इन द एसे। एसे को क्वांटिफाई, यानी कि एसे मीन एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्वांटिफाई करना, दिस इज द एसे। अगर आप उनको क्वांटिफाई कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज करनी पड़ती है, और जनरली ड्रग्स एनालिसिस में या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज करते हैं, आप टाइट्रेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, यूवी विजिबल, दिस इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक, जिसमें सबसे बेस्ट है HPLC, हम जनरली परफॉर्म करते हैं ड्रग्स एनालिसिस के लिए, और ग्रेविमेट्रिक भी एनालिसिस, मैस और वेट उसका मेजर कर होते हैं, प्रेसिपिटेट्स का। तो ये सारी की सारी जो है ये बेसिकली आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट समझाने के लिए कि ये ऐसे है क्या। लेट कर लेते हैं टू डिटरमिन दी 500 मिलीग्राम ऑफ एपीआई इन दी फार्मास्यूटिकल टैबलेट। आपके पास एक फार्मास्यूटिकल टैबलेट है, ठीक है, पैरासीटामोल कह लें उसको, ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट है। आप उसमें उस पैरासीटामोल टैबलेट के अंदर जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो एक्चुअल में जाके अपने एक्शन परफॉर्म करता है, लेट कर लेते हैं वो आपका 500 मिलीग्राम है, जो कि पैरासीटामोल टैबलेट के ऊपर लेबल्ड होगा। आप उसको जस्ट क्वांटिफाई कर रहे हैं, जब एनालाइज करें कि आया कि वो वाकई इतनी परसेंटेज में आपकी जो फैक्ट्री ने, जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसने ये टैबलेट बनाई है, क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट इतनी अमाउंट में उसमें मौजूद है या नहीं है, इसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन। तो ये कैसे कर सकते हैं? आप HPLC के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, प्रोसीजर क्या होता है, आपने सबसे पहले सैंपल प्रिपेयर करना होता है। जो आप टैबलेट होती है, ये वाला कैप्सूल, ये देख लें, ठीक है, दिस इज द कैप्सूल।
इसको आपने क्या करना होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, आपने इसको डिसॉल्व करना होता है स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या करना है, डिसॉल्व द नाउन वेट ऑफ टैबलेट, इस टैबलेट का आपने वेट कर लेना है, आपने उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेना है। फिर आप सॉल्वेंट जब बना लेते हैं तो उसको आप फिर HPLC कॉलम में रन करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। वो मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया हो कि HPLC का एनालिसिस कैसे होता है, कौन से कॉलम होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले गॉड कॉलम होता है, फिर एनालिटिकल कॉलम होता है। वो एक लंबी कहानी है जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में HPLC और GC को पढ़ चुके हैं। HPLC एनालिसिस, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर के थ्रू, और उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स लेते हैं और उन रिजल्ट्स को आप स्टैंडर्ड रेफरेंस सॉल्यूशन के साथ आप कंपेयर करते हैं कि आया कि उसमें कितनी परसेंटेज में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है प्योर पैरासीटामोल में। ठीक है, अगर अब यहां पे जो बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नोट करें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी यहां से MCQ बन जाए। नोट करें इसको बेटा। वो कहता है कि अगर इफ इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उनकी परसेंटेज 90 to 110% लेबल्ड अमाउंट है, तो दिस इज दी, आप कह सकते हैं कि आपका जो एनालिसिस है दिस इज द करेक्ट एनालिसिस है। यानी कि 90 से लेकर 100%, 110% तक गुंजाइश है, थोड़ी सी कम, ठीक है, और थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप इसका ये 500 मिलीग्राम है ना, जो हमने ली थी 500 मिलीग्राम, इसका आपने क्या लेना है, आपने 90% आप इसका निकाल लेना। 90 डिवाइडेड बाई 100, 90 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 500। तो अगर आपने एनालिसिस किया, यहां पे देखें ये कैंसिल हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूं, 505 और ये 450, यानी कि अगर आपका 450 मिलीग्राम आ जाती है आफ्टर एनालिसिस क्वांटिफिकेशन, तो इट्स ओके। यानी कि आपका प्रोसीजर, आपका मेथड, आपका सारा प्रोटोकॉल बिल्कुल ऐसे आपका ठीक है, पॉजिटिव ऐसे, आप इसको ऐसे कह लें, पॉजिटिव ऐसे टेस्ट है। इसी तरह 110% का भी आप निकाल लें, यानी कि 110 भी आपका कितना होगा, 550 मिलीग्राम बनेगा। यानी कि आपने 500 मिलीग्राम आपकी टैबलेट जो पैरासीटामोल है उसके ऊपर लेबल्ड है। अगर 450 ग्राम मिलीग्राम आ जाती है, या 550 मिलीग्राम आपका एनालिसिस आ रहा है, तो समझ लें कि आपका ओके। अगर इससे कम है या ज्यादा है, तो समझ लें कि आपका जो ऐसे है वो आपका करेक्ट नहीं है, देयर इज सम डेफिशिएंसी कुछ पैरामीटर्स की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये परसेंटेज आपने याद रख लेनी है। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, ये नोट कर लें, 95% से 105, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है वो ये वाली परसेंटेज है। ओके, नेक्स्ट हम यूज करते हैं GLP। पहले हमने क्या पढ़ा है बेटा, पहले हमने पढ़ा है, इससे पहले अब हम पढ़ लेते हैं इसकी GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट भी, ये टर्म भी बहुत यूज हो रही होती है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इस पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, व्हाट इज मीन बाय दिस? This is the set of principles, yes, standard designed to ensure the quality, consistency या reliability of the laboratory data results। जो लैब के अंदर, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, अपनी लैब के अंदर, फार्मेसी लैब के अंदर आपने एनालिसिस किया, आपने सिंथेसाइज किया प्रोडक्ट को, तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो स्टैंडर्ड आपने ऑलरेडी डिजाइन करके रखे हुए हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको कहते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं बेटा? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है GLP का? तो शुड हैव SOPs होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं। इंश्योर द एक्यूरेट, आपका रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल डाटा होना चाहिए। जो जो आप एनालिसिस कर रहे हैं लैब के अंदर, वो आपका एक्यूरेट हो, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिलायबल हो और रिप्रोड्यूसिबल हो। इसके साथ साथ इट शुड इंश्योर दैट कि एवरी स्टेज ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस, जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उनकी हर स्टेज वेल डॉक्यूमेंटेड और ट्रेसेबल होनी चाहिए। यानी कि आपने एक एक चूज अच्छे तरीके से एनालिसिस को, जो कैलकुलेशंस हैं उनको नोट डाउन करना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ये है इसके मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इजी वे में, एग्जांपल लेके लेट कर लेते हैं कि आपने क्या करना है, आपने टॉक्सिसिटी को टेस्ट करना है
न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग आपके पास है, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है, न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग है, आपने चेक करना है कि ये टॉक्सिक कितनी है इन द लेबोरेटरी। ये जस्ट एग्जांपल दिया मैंने। तो आपको कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे अगर आपने उसकी टॉक्सिसिटी को चेक करना है। सबसे पहले तो आपने स्टडी प्लान बनाना होता है लैब्स के अंदर कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा प्रोसीजर आप यूज करेंगे, कौन सी कंडीशन में ये आप प्रोसेस करेंगे। उसके बाद होता है पर्सनल यानी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर। जो जो वर्कर वहां पे लैब के अंदर काम कर रहे होंगे, चाहे आपके असिस्टेंट हैं, चाहे आप खुद एज ए एनालिस्ट हैं, तो उनके क्या रोल हैं, आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये होना भी जरूरी होता है। इसके साथ साथ आप जिस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेटेड होना जरूरी है ताकि आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं। तो ये आपने चेक कर लेना है। अगर आप बैलेंस यूज कर रहे हैं, HPLC इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये शुड बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड भी होने चाहिए एनालिसिस से पहले। इसके साथ साथ आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना ये जरूरी होगा। SOPs शुड बी फॉलो अप फॉर द सिंपल सैंपल प्रिपरेशन। जब आप सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जो बुक्स में लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सिंथेसाइज करना है। जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स के थ्रू USP है, ठीक है, उसके साथ साथ USA अमेरिकन फार्मास्यूटिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। फिर इंडियन तो इतना अच्छे नहीं है, यूरोपियन और ब्रिटिश और USA, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इसको डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज होते हैं जो आप कह सकते हैं कि रिकमेंडेबल है। इसके साथ डाटा रीडिंग होनी चाहिए। क्वालिटी अश्योरेंस हम पढ़ चुके हैं बेटा कि आपका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो क्वालिटी अश्योरेंस टीम है उसको प्रॉपर तरीके से आपका जो स्टडी है उसको मॉनिटर करना चाहिए। फिर उसके बाद एंड जाके आपकी फाइनल रिपोर्ट ले लेते हैं। तो ये सारे का सारा प्रोसेस A to Z, इसको कहते हैं GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अच्छा मेथड यूज करें, अच्छा इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करें, प्रॉपर कंडीशन यूज करें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, स्टैंडर्ड्स कंडीशन को फॉलो करें। तो ये सारा A to Z अगर आप ये कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड दी GLP, इसको कहते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इनको कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके साथ साथ एक और टर्म यूज होती है ड्रग्स एनालिसिस में, वो होती है GMP, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लें। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इनको कहा जाता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इनको कहा जाता है। उसमें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं और इसमें मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें एक्चुअल में जो आपकी सिंथेसिस है उससे रिलेटेड है, ये आपकी जो आपकी ड्रग्स सिंथेसिस है। इसको क्या कहते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। सेट ऑफ रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, practices designed to ensure the pharmaceutical products are consistently produced and controlled according to the quality standard. This is called the, इसको GMP कहा जाता है। प्रोडक्ट आपकी जो सिंथेसाइज होनी चाहिए शुड बी सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग दी पैरासिटामोल, लेट कर लेते हैं कि पैरासिटामोल टैबलेट्स को आपने मैन्युफैक्चर करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले तो रॉ मटेरियल को चेक करना है। अब ये सारी सिंथेसिस से रिलेटेड है। पहले आपने जो रॉ मटेरियल यूज करना है पैरासिटामोल को प्रिपेयर करने के लिए, आप उसको चेक कर लें। उसके साथ साथ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि आपकी कंटेमिनेशन ना हो सके। SOPs को फॉलो अप, प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए, यानी कि आप जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए या उसको कंप्रेस करने के लिए या एजिटेशन के लिए या पैकेजिंग के लिए टैबलेट्स के लिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। क्वालिटी टेस्टिंग, इसमें से कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, जिसमें आपका टेस्टिंग है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए उस मेडिसिन की, प्योरिटी टेस्ट होता है, स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है। आगे जाके थोड़ा सा अभी पढ़ भी लेंगे। इसके साथ साथ आपका कंप्लीट बैच रिकॉर्ड होना चाहिए कि यानी कि आपने जो एक खेप निकाली है मेडिसिन की तैयार की है, वो आप कह लें कि 1000 उसमें आपकी पैलेट्स हैं, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो जो आपने पहली खेप निकाली है वो किन किन कंडीशंस पे आई थी, उसके उस वक्त टेम्परेचर कितना था, कौन कौन से SOPs को आपने फॉलो किया। इस तरह जो दूसरी खेप तीसरी निकाली है तो उनकी प्रॉपर यानी कि उन बैच का जो आप निकालते जा रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं GMP। नोट करें, इसको क्या कहते हैं, GMP कहते हैं।
आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। जो आपके पास जीएलपी है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, वो आपका ओवरऑल प्रोसीजर ए टू जी, और जो जीएमपी है ये आपका बेसिकली सिंथेसिस से रिलेटेड है। ओके, अब कौन कौन सी टेस्टिंग जनरली हम यूज कर रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको नोट कर लें। पहला तो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम यूज करते हैं। व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन हाउ क्विकली अ टैबलेट और या कैप्सूल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी कि जैसे आप सॉल्वेंट के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में लेके जाते हैं, तो ये आपने चेक करना है उसकी कि वो कितनी जल्दी आपकी टैबलेट डिसॉल्व हो सकती है। जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, डिसॉल्व होगी, उतना ज्यादा इफेक्टिव आपकी टैबलेट होगी। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ये बेसिकली आपका टाइम फ्रेम बताता है कि कितना जल्दी आपकी टैबलेट डिसॉल्व हो रही है। दूसरी है कि आपका स्टेबिलिटी टेस्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द हाउ द क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट वेरी विद द टाइम। टाइम के साथ साथ इसकी कितनी इफेक्टिवनेस है। ये तो नहीं है कि आपकी ड्रग बन चुकी है, टैबलेट बन चुकी है, ये हो कि फिर आपकी किसी की 2 मंथ होती है, किसी की 5 मंथ, किसी की 3 साल, किसी की 8-10 साल। तो ये जो स्टेबिलिटी है उस ड्रग की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर मिल जाते हैं, ज्यादा रोशनी, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लाइट की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, क्या उसकी क्वालिटी खत्म तो नहीं हो रही? तो यही चीज उसकी स्टेबिलिटी चेक करना कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तीसरा होता है लिमिट टेस्ट। दिस इज द क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है टू इंश्योर दैट, ये चेक करने के लिए कि सब्सटेंस डज नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द इंप्योरिटीज। हर प्रोडक्ट में आपको पता है इंप्योरिटीज की एक खास लिमिट होनी चाहिए। अगर उस लिमिट से ज्यादा आपकी इंप्योरिटी है तो फिर आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसको भी चेकआउट करने के लिए, इंप्योरिटी को चेकआउट करने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आपके प्रोडक्ट के अंदर, इसके लिए जो टेस्ट यूज होते हैं उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी लिमिट टेस्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फोर्थ टेस्ट है जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट कहा जाता है। ये डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पूरा एनालिसिस है। एक्चुअल में जो ड्रग्स की हम एनालिसिस करते हैं वो आपका डिसोल्यूशन टेस्ट होता है। दिस इज द टेस्ट दैट मेजर द रेट एट विच द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, ये वो टेस्ट है जिसमें आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसका रेट चेक किया जाता है कि वो किस रेट में रिलीज हो रहा है फ्रॉम द सॉलिड डोज से इनटू द सॉल्यूशन। यानी कि सॉलिड फॉर्म से सॉल्यूशन के अंदर जो उसकी रिलीजिंग है उसका क्या रेट है, उसको चेक करने के लिए दिस इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं या आपकी डोज होती है या आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसकी एक्टिविटी को शो करता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th जो हमारी सब हेडिंग है मेथड वैलिडेशन, ये इसको आगे जाके फिर हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ये जो आपकी डिसोल्यूशन टेस्ट है और प्रॉपर डिसोल्यूशन ऑफ टॉपिक है, मेन टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट्स, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, इसको थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। एक और टर्म इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं मेथड वैलिडेशन। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन बैचेस ले रहे हैं बेटा, ये हम अपने जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम वहां पे यूज कर चुके हैं। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर मैंने आपको अपने ऑनलाइन सेशन में प्रोवाइड किया है जिसमें आपकी कंप्लीट एनालिटिकल प्रोसेस और सारे का सारा यही प्रोसेस आपका ड्रग टेस्टिंग लैब में भी यूज होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रोसेस देखना है कि आपने क्या करना है, फिर आपने मेथड चूज करना होता है, मेथड की वैलिडेशन करनी होती है, प्रॉपर आपने सेपरेटिंग टेक्निक यूज करनी होती है, फिर आपने मेजरमेंट्स करनी होती है बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक, आइदर यू आर डूइंग द क्वालिटेटिव, आइदर यू आर डूइंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फिर उसके बाद एट द एंड आपने कुछ टेस्ट अप्लाई करने होते हैं एरर्स को चेक करने के लिए, और जिसमें आपकी एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, एनोवा होता है, और फिर एट द एंड आप रिजल्ट्स की वैल्यूएशन करते हैं, मीन, मॉड, मीडियन। ये सारी चीजें ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से देखनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो आप मेथड बनाते हैं, क्या ये आपका मेथड, क्या ये आपका प्रोसीजर, क्या ये वैलिड भी है,
क्या आपके प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, जिस मेथड से बनाया है, क्या वो एक्यूरेट है। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड वैलिडेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी, प्रोसेस ऑफ प्रूविंग दैट कि एनालिटिकल जो मेथड आपने यूज किया है, आया कि दिस इज द सूटेबल, रिलायबल है या कंसिस्टेंट है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड द वैलिडिटी ऑफ मेथड कहते हैं इसको। तो मेथड वैलिडेट है या वैलिड है या नहीं है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको मेंटेन करना होता है या जिनको चेक एंड बैलेंस रखना होता है जिनका, जिसमें आपका सिलेक्टिविटी है, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आपका मेथड सिलेक्टिव होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, इसकी एलओडी होनी चाहिए, स्पेसिफिक लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए, लीनियर रिस्पॉन्स होना चाहिए जो हम कैलिब्रेशन कर्व जाके ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कैलिब्रेशन कर्व जितनी लीनियर होगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू द एब्जॉर्बेंस, वो आपका रिजल्ट्स, आपका मेथड, आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रोबस्टनेस, रगडनेस, ये सारी टर्म्स आपकी प्रॉपर मेथड वैलिडेशन में आती है। तो इसको शॉर्ट वे में डिस्कस भी कर लेते हैं क्योंकि ये सारी डिटेल में चीजें हम लेक्चर में बात कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी, आइदर मेथड इज सिलेक्टिव और नॉट, जो आप मेथड यूज कर रहे हैं क्या ये स्पेसिफिक भी है, क्या ये सिलेक्टिव है या नहीं है, टू मेजर द एनालाइट कंसंट्रेशन, यानी कि एक्सटेंट ऑफ मेथड टू मेजर द एनालाइट अदर देन द मैट्रिक्स। तो ये होना चाहिए आपका सिलेक्टिव मेथड होना चाहिए, नॉन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपके मेथड का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए लीनियर रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपका जो रिग्रेशन एनालिसिस करना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ जो रिग्रेशन की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी 1 होगी तो 100% आपका लीनियर रिस्पॉन्स होता है। -1 से हमने रेंज पढ़ी थी +1 में। दिस इज दी नेगेटिव रिलेशन को रिलेशनशिप और ये पॉजिटिव को रिलेशनशिप होता है। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 के करीब तरीन होनी चाहिए। एक्यूरेसी, आपकी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू के साथ आपकी क्लोज तरीन वैल्यूज होनी चाहिए। इसी तरह प्रिसीजन, जो आप मोस्ट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट रिपीट कर होते हैं तो आपकी रिपीटेड वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी क्लोज होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो एवरेज वैल्यू आएगी या मीन वैल्यू आएगी वो मोर एक्यूरेट होगी टुवर्ड दी या मोर क्लोज होगी टुवर्ड दी ट्रू वैल्यू। इस तरह आपका मेथड सेंसिटिव होना चाहिए। हाउ मच द डेवलप्ड मेथड इज द सेंसिटिव, ये आपका डिटरमिन होता है बाय द स्लोप ऑफ कैलिब्रेशन कर्व। जितनी कैलिब्रेशन कर्व का स्लोप एक्यूरेट होगा, लीनियर होगा, वो आपका मेथड उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। रेंज भी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग रेंज जो है ऑफ मेथड फॉर द कंसंट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने देखनी होती है। इसके साथ साथ लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, जो कि इसका फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रगडनेस है या रोबस्टनेस है। रोबस्टनेस क्या होती है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। द मेथड्स एबिलिटी टू रिमेन अनइफेक्टेड, methods ability to remain unaffected by the small variation in the method parameter, जिसमें आपका टेम्परेचर है, pH है, फ्लो रेट है। अगर आपके मेथड की ऐसी एबिलिटी है कि वो आपकी छोटी सी स्मॉल वेरिएशन से, टेम्परेचर के चेंज करने से, pH के चेंज करने से, मिन्यूट चेंज करने से, अगर आपके मेथड जो है वो आपका अनइफेक्टेड होता है तो इट मीन दिस इज कॉल्ड द रोबस्टनेस, दिस इज द गुड फॉर द गुड मेथड। इस तरह एक होती है रगडनेस, एक फैक्टर होता है। दिस इंश्योर्स दैट कि मेथड प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा रीडिंग ली है, कुछ वैल्यू आई है, दूसरी दफा ली है तो एक काफी गैप आ चुका है, और अगर इस तरह है तो इसका मतलब उसमें रगडनेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कैलिब्रेशन करनी होती है। आपने क्या किया, आपने प्रोसीजर अप्लाई किया, आपने रीडिंग ले ली, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपको एब्जॉर्बेंस मिल गई। आपको क्या मिल गई, आपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए डिफरेंट कंसंट्रेशन के, आपने उसको जाके यूवी विजिबल पे रन किया। रन करने के बाद आपको एब्जॉर्बेंस मिली, तो उस एब्जॉर्बेंस का और आपकी कंसंट्रेशन के साथ आपने चेक करना होता है कि क्या रिस्पॉन्स है। दिस इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट की, आप कितना आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है उसको चेकआउट करने के लिए आपने क्या करना होता है, कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करनी होती है। तो कैलिब्रेशन मेथड, 3 डिफरेंट मेथड जो इंपॉर्टेंट हैं,
इसको हम कहते हैं, एक का नाम है कैलिब्रेशन कर्व मेथड। ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में बेसिक एनालिटिकल में, तो मैं वन बाय वन आपको रिवाइज करवा देता हूं। जो न्यू स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स, तो उनके लिए ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, वरना ये हमारे ऑनलाइन सेशन में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इवन के एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में है उसमें भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, कैलिब्रेशन कर्व मेथड में आप क्या करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड कि डिफरेंट नाउन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर रन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्पेसिफिक अमाउंट के, जिसको आपने एनालाइज करना होता है, जिस सोल्यूशन को आपने उसके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आपने कन्वर्ट करना होते हैं। 2 ppm का बना लें, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 एंड 12 ppm। किस किस के, 2 ppm, 4, 6, 8, 10, 12 ppm के आप सोल्यूशन बना लें, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लें। ठीक है, 2 ppm कैसे बनता है, ये आप मैं ऑलरेडी सोल्यूशन केमिस्ट्री में डिटेल में बता चुका हूं कि आपने सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो इस तरह फिर आपने वो स्टैंडर्ड जाके यूवी विजिबल पे अपने रन करने होते हैं, तो इसकी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस आती है मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स जिसको कहते हैं। तो ये लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स पे जो एब्जॉर्बेंस आती है उसको एब्जॉर्बेंस कहते हैं, जो हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो ये लेते हैं, फिर जाके यहाँ के हम ड्रॉ करते हैं हर किसी के साथ, तो ये आपका लीनियर रिस्पॉन्स आता है। तो दिस इज कॉल्ड दी, इससे फिर हमें क्या होता है, एब्जॉर्बेंस लेके हम स्पेसिफिक फार्मूला यूज करके हम उसको क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व मेथड, हम कहते हैं इसको। एक और मेथड होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। जिस सोल्यूशन में आपने एनालाइट को आपने क्वांटिफाई करना होता है, वो बहुत मिन्यूट क्वांटिटी में होता है, जिसको एनालाइज नहीं किया जा सकता। तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सोल्यूशन है, आप उसमें से किसी मेटल को आपने डिटेक्ट करना है, क्वांटिफाई करना है, तो जिस भी मेटल को आपने उसमें से डिटेक्ट करना है, आप सेम उसी मेटल का जो नाउन सैंपल है उसका स्टैंडर्ड बना के आप उसके अंदर ऐड कर दें, जिसको स्पाइकिंग कहते हैं। इन दिस मेथड वो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनालाइट इन एन अननाउन सैंपल के अंदर जो आपका कितना एनालाइट है हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मिन्यूट क्वांटिटी में, ये जनरली ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं उनके लिए मेथड यूज किया जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, इसमें आप नाउन क्वांटिटी का सेम, जिसको आपने एनालाइज करना है, सोडियम आपने मेजर करनी है, पोटेशियम करनी है, मरकरी करनी है, लेड मेजर करनी है वाटर सैंपल में, एयर सैंपल में, तो आप उसी सेम क्वांटिटी का, जिसको आपने मेजर करना है, आपके लिए अननोन है, सेम क्वांटिटी का आप सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, आप उसका स्टैंडर्ड बना करके उसको ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर आप उसका जब एनालिसिस लेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी एब्जॉर्बेंस आ जाएगी और आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है, जितना स्टैंडर्ड आप लेते हैं उसमें से आपके अननोन एनालाइट को आप वहां से निकाल लेते हैं। और ये जो इंटरनल स्टैंडर्ड है, ये कब यूज किया जाता है, इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी ऐड एन अदर नाउन एनालाइट, हम इसमें ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम वो एनालाइट नहीं होता, डिफरेंट होता है। ये जस्ट किस में हम यूज करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में, एटॉमिक इमिशन में। फॉर एग्जांपल आपने एनालाइज करना है किसको, सोडियम को। जब आप सोडियम को एनालाइज करते हैं तो ये फ्लेम क्या करता है, इसकी आयोनाइजेशन काज कर देता है। फ्री एटम हमें चाहिए होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये आयोनाइज हो जाता है। तो हम फिर क्या करते हैं, इसमें जिसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट होता है, पोटाशियम या सीजियम, हम इसमें ऐड कर देते हैं। जब ये ऐड करें तो अब इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है लो है, इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी और ये इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, यानी कि सोडियम की आयोनाइजेशन नहीं होगी, इसके फ्री एटम बनेंगे, और जबकि जो पोटाशियम या सीजियम जो आपने एक्सटर्नल एंड अदर एलिमेंट ऐड किया उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, और आयोनाइजेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फ्री एटम चाहिए। तो इससे हम सोडियम को हम इजीली एनालाइज और क्वांटिफाई कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने आज के इस लेक्चर में यूज की है। अब हम बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, यही एक्चुअल में आपका प्रोसेस हो रहा होता है। अगर मेरी तो दुआ है कि हमारे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो एज ए एनालिस्ट जो है ना वो सिलेक्ट होके इंशाल्लाह वेरी सून किसी न किसी ड्रग टेस्टिंग लैब में काम कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरीके से हमने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन सेशन में तैयारी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छा ऑथेंटिक और एक्सीलेंट सेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये एफर्ट्स जस्ट स्टूडेंट्स के लिए, ये इमरजेंसी बेस में ये चैप्टर मैंने प्रिपेयर किया है, इससे पहले हमारा ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं था, ताकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है ना वो उनको नॉलेज भी मिल सके
और ये टॉपिक उनका क्लियर भी हो सके। तो इंशाल्लाह वेरी सून आप ड्रग्स की डिसोल्यूशन बेटा कर रहे होंगे, आमीन कह दें, वेरी सून इंशाल्लाह। तो अब हम बात कर लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, ये क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर आ सॉलिड डोज, जो आपकी टैबलेट होती है, कैप्सूल होती है, उसको आपने डिसॉल्व करना होता है किसी लिक्विड मीडियम में, जहां पे भी आप उसको लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली जब ड्रग्स हम इनटेक करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जो हमारा लिक्विड मीडियम होता है वो कौन सा होता है, वो ब्लड के अंदर आपके डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी एक्चुअल में ब्लड स्ट्रीम, जिसको आप कह सकते हैं ब्लड स्ट्रीम, उस पे जाके आपका जो है ना, वो आपकी जो सॉलिड डोज होती है वो जाके उसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो वो हमारी बेसिकली हमारा लिक्विड मीडियम होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें आपका सॉलिड डोज टैबलेट या कैप्सूल आपके लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व होती है या रिलीज करती है आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एपीआई को, क्योंकि कैप्सूल के अंदर जो आपका एक्टिव ग्रेडियंट है वो आपका और है, वो जाके आपका क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, तब जाके आपकी क्या होगी, आपकी वहां पे डोज आपकी डिसॉल्व होगी। ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल स्टेप, ये सबसे आपका क्रिटिकल स्टेप होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपका ड्रग्स बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज इट्स द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो आपका इफेक्ट कर रहा होता है, वो आपका थेरेप्यूटिक यूज कर रहा होता है। अगर आपकी सही तरीके से वो ड्रग डिसॉल्व नहीं होगी, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, तो वो आपका एक्टिव नहीं होगा, अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिसोल्यूशन क्यों करते हैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि अगर आपकी डिसोल्यूशन सही तरीके से नहीं होगी, पुअर होगी, तो आपका जो ड्रग्स है वो क्या करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम होगी, रिड्यूस कर देगा। और इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन द डेवलपिंग द फार्मूलेशन बनाने के, डेवलप करने के लिए, और ड्रग रिलीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हम ये क्या करते हैं, डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं। अब डिसोल्यूशन टेस्टिंग क्या होती है, जो प्रोसेस आप करते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कंडक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स नहीं है, यहां पे नोट कर लें, दीज आर द स्टैंडर्ड्स। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमने टेस्ट कंडक्ट करवाना होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, दीज आर द ऑफिशियल गाइडलाइंस जो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड डिजाइन किए हैं, प्रोसीजर डिजाइन किए हैं, एसओपीज डिफाइन किए हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑफिशियल गाइडलाइंस होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं फॉर द क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के लिए। और इन्हीं गाइडलाइंस, इन्हीं एसओपीज को हमने फॉलो करके हमने क्या करवानी होती है, ड्रग्स की डिसोल्यूशन करवानी होती है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या हैं, कितनी टाइप के हैं, ये भी थोड़ा सा हवाला दे देते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, आपके क्वेश्चन आ जाए। तो फार्मास्यूटिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, इसमें आपका यूएसपी है। ठीक है, यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसको कहते हैं, और ब्रिटिश फार्माकोपिया, और इसके साथ साथ यूरोपियन फार्माकोपिया ईपी, और इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया जेपी, और इसके साथ साथ बाकी भी यूज किए जाते हैं लोकल, जिस तरह पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानीज, ठीक है, पीपी, पाकिस्तानीज फार्माकोपिया, या आईपी होता है एक इंडियन फार्माकोपिया, ये भी यूज किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड वाले हैं वो आपका यूएसपी है, बीपी है, या ईपी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको कहते हैं एसए। इसमें आपका जो एसए होता है, स्टैंडर्ड होता है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका एक स्टैंडर्ड रेंज होती है उसको कहते हैं एसए कहते हैं। द कंटेंट शुड बी 90 to 110% ऑफ द लेबल्ड अमाउंट होनी चाहिए। ये है आपके एक्चुअल में यूएसपी की जो स्टैंडर्ड रेंज है, वो आपकी जो है वो सेफ रेंज आप कह लें,
इन एक्टिव इंग्रेडिएंट की वो है 90 to 110% होनी चाहिए, जो कि पहले मैं पीछे जाके मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको। ठीक है, तो 90 to 110% अगर आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर आपका आ रहा है तो वो आपकी सेफ जोन होती है, और आपका जो मेथड होता है वो अच्छा होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा होता है। तो ये डिसोल्यूशन क्या है, नॉट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इसको। डिसोल्यूशन नॉट लेस देन 80% ऑफ द ड्रग शुड डिसॉल्व विद इन 30 मिनट्स। वो कहता है कि जब आप का जो कैप्सूल है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जब आप किसी सॉल्वेंट में, ब्लड स्ट्रीम में या इनटेक करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट से पहले नॉट लेस देन 80%, यानी कि 80% या 80% से ज्यादा आपकी डिसॉल्व हो जानी चाहिए, एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। अगर 30 मिनट के अंदर अंदर अगर आपकी जो एक्चुअल में अमाउंट थी उसका 80% से लेस एब्जॉर्ब हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, तो फिर आपकी जो डिसोल्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हुई। नोट कर लें, 80% और या मोर देन 80% आपकी जो ड्रग है मस्ट बी डिसॉल्व विद इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट या 30 मिनट से पहले पहले आपका 80% से ज्यादा आपकी जो ड्रग है, जो इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो आपका डिसॉल्व हो जाना चाहिए, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप डिसोल्यूशन करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट, कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। इसको डिटेल में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अपरेटस का पता होना चाहिए, कौन कौन सा अपरेटस यूज किया जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर भी आ जाएगी। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इस पे बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, यूनाइटेड जो स्टैंडर्ड फार्माकोपिया है, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन अपरेटस यूज किए जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं। अपरेटस 1 जिसका नाम है बास्केट अपरेटस, और ये बास्केट टाइप आपका सैंपल होल्डर होता है जिसमें आपकी ड्रग्स को हम रखते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर द कैप्सूल, कैप्सूल के लिए, टैबलेट्स के लिए, जो कि फ्लोटिंग होती है, वहां पे तैरता है वो। ठीक है, इस बास्केट के अंदर आपका टैबलेट्स ऐड कर दिया जाता है, कैप्सूल ऐड कर दिया जाता है। दूसरा अपरेटस है अपरेटस नंबर 2, या जिसको कहते हैं पेडल अपरेटस कहते हैं, और ये जनरली टैबलेट्स के लिए यूज होता है, ये कैप्सूल के लिए यूज नहीं होता। तो ये दोनों के नाम आपने याद रख लेने, हो सकता है आपकी एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछी जाए कि कौन सा अपरेटस यूज किया जाता है। अब इसमें जिस मीडियम में आपने इसको डिसॉल्व करना होता है तो वो मीडियम भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनटेक करते हैं, डेफिनेटली ये बॉडी के ऊपर हमने इसको इनटेक करना होता है, इंजेक्ट करना होता है, तो आपका जो जनरली मीडियम यूज किए जाते हैं जिसमें जाके डिसॉल्व होती है आपकी और आगे जाके ट्रांसफर होती है, वो है सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है, या इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, या आपका बफर सॉल्यूशन, जनरली जो ब्लड बफर, फॉस्फेट बफर, नेचुरल बफर है, एसीटेट बफर, वो जनरली हम यूज करते हैं इसमें। ये आपका डिसोल्यूशन मीडियम या सॉल्वेंट आप कह लें, ये आपका यूज होता है। ये नाम भी आपने तैयार कर लेना, गैस्ट्रिक फ्लूइड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, या आप बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। इसके साथ साथ वो जो आप अपरेटस यूज कर रहे थे उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें आपने बॉडी टेम्परेचर को आपने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर को। और ये बॉडी टेम्परेचर आपका कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर उसमें 37 से 0 पॉइंट लेस भी हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, 36.5 हो या 37.5 हो, इसलिए प्लस माइनस 0.5 डिग्री लिखा हुआ है। तो दिस शुड बी द रेंज, ये आपका बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये भी एमसीक्यू पूछी जा सकती है। सैंपलिंग टूल, आप पिपेट यूज कर रहे होते हैं, ऑटोमेटेड सैंपलर सिस्टम वहां पे होते हैं, उसके थ्रू आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, HPLC, GCB यूज कर रहे होते हैं। ये आपके जो इंस्ट्रूमेंट जनरली हम यूज करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ड्रग्स लैब्स में, और HPLC बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगर आप लोग एनालिटिकल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी 40 से 45 MCQ एनालिटिकल केमिस्ट्री से एक्सपेक्टेड हैं, और इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो क्रोमेटोग्राफी से होंगे या स्पेक्ट्रोस्कोपी से होंगे। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से कवर कर लें। प्रोसीजर पे आ जाते हैं, ये कौन सा प्रोसीजर जनरली अप्लाई करते हैं, ये डिटेल में तो नहीं है लेकिन आपको एक क्लू मिल रहा है कि आपका बेसिकली यहाँ पे फंक्शन कैसा होता है। तो डिसोल्यूशन मीडियम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जो आपको क्या करता है, सिमुलेट्स करता है आपकी एक्शन साइट ऑफ ड्रग को
एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो मीडियम है, इसके साथ साथ फास्फेट बफर यूज करते हैं जिसकी पीएच मेंटेन होनी चाहिए 6.8 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन जो कि 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, पढ़ चुके हैं। और आपने टैबलेट या कैप्सूल को आपने क्या करना है, बास्केट की इनसाइड पे आपने रखना होता है। अपरेटस 1 अगर आप यूज कर रहे हैं, या फिर आप यूज करेंगे टैबलेट को बॉटम ऑफ द डिसोल्यूशन वेसल यानी कि पैडल में आपने रखना होता है अगर आप अपरेटस 2 यूज कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ जो फिफ्थ है, स्टीयरिंग शुड बी एट दी, स्टीयरिंग भी आपको प्रॉपर करनी पड़ती है ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। Steering should be at the set speed to dissolve the drug in the medium at the specific time interval। तो आपने प्रॉपर तरीके से इसकी स्टीयरिंग करनी होती है ताकि आपका एक्टिव ग्रेडियंट सारे का सारा आपके जो डिसॉल्वेशन मीडियम होता है उसके अंदर चला जाए। उसके बाद आपने इसकी फिल्ट्रेशन करनी होती है सैंपल को, ताकि आपके जो अनडिसॉल्व पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाएं। और फिर उसके बाद आपने एनालाइज करना है, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जाके उस सोल्यूशन को जो भी विजिबल या आपका HPLC है, उसके बाद आपने उसको स्टैंडर्ड के साथ आपने मैच करना होता है। और एक्चुअल में आपने कैलकुलेट करनी होती है परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड एट विच द टाइम इंटरवल। तो आपने कितनी आपकी ड्रग डिसॉल्व हुई है उसकी परसेंट निकालनी होती है, और इसका फार्मूला होता है जितनी आपने ड्रग डिसॉल्व की है डिवाइडेड बाय द लेबल्ड अमाउंट ऑफ द ड्रग मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और फिर आपने इन वैल्यूज को आपने अपने स्टैंडर्ड के साथ जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड हैं, यूएसपी है या बाकी उनके साथ कंपेयर करना है। और उसका मैं आपको कंप्लीट जो एनालिसिस है वो बता चुका हूं कि आपकी जो ड्रग की अमाउंट होनी चाहिए वो 80% या 80% से ज्यादा 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी क्या होनी जानी चाहिए, डिसॉल्व हो जानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड आपने रखना है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब कौन कौन से फैक्टर आपकी डिसोल्यूशन को मुतासिर कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, इसमें सॉल्युबिलिटी है। जितनी ज्यादा सॉल्युबलाइज होगी उतना ज्यादा आपकी डिसॉल्वेशन होगी। जनरली जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन या डिसोल्यूशन रेट होता है वो बहुत कम होता है। जबकि जितनी सॉल्ट टाइप की ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स जिनकी सॉल्ट फॉर्म में होती हैं, वो जल्दी उनका रेट ज्यादा होता है क्योंकि उनमें आपके पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह पार्टिकल साइज, जितना आपका ड्रग का पार्टिकल साइज कम होगा तो लार्ज सरफेस एरिया होता है। पार्टिकल साइज जितना आप कम करते जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और एब्जॉर्ब होने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ती जाएगी, डिसोल्यूशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल दिया कि अगर आप फाइनली डिवाइडेड एस्पिरिन यूज करेंगे पाउडर फॉर्म में तो ये आपका एस्पिरिन क्रिस्टल फॉर्म से कहीं ज्यादा इसकी डिसॉल्व इजीली होगा, एब्जॉर्ब इजीली होगा और इसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो ग्रेटर होगी। इस तरह पॉलीमॉर्फिज्म का एक कंसेप्ट है कि अगर आप एक ही सेम टाइप की ड्रग यूज कर रहे हैं और उसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो डेफिनेटली उनके डिसॉल्व करने का रेट भी डिफरेंट होगा और एब्जॉर्ब करने का रेट भी डिफरेंट होगा। जो एमॉर्फस फॉर्म होती है ये जनरली फास्टर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। इस तरह पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीएच ऑफ गैस्ट्रो, जिस साइट पे जाके आपकी ड्रग ने जाके एब्जॉर्ब होना होता है या फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उसकी पीएच का भी होना बहुत जरूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन या ड्रग्स डिजाइन की जाती है। पीएच ऑफ गैस्ट्रो एंटरसाइनल ट्रैक्ट जो होती है, जिसमें स्टोमक की पीएच एस्टिक पीएच होती है, ऑलमोस्ट 2 के राउंड अबाउट होती है इसकी पीएच। इंटेस्टाइन में जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच होती है, तो फिर आपकी सिग्निफिकेंटली ये भी ड्रग डिसोल्यूशन को इफेक्ट करती है। जो आपकी अगर आपकी ड्रग बेसिक ड्रग्स होगी, यानी कि अगर आपने इंटेस्टाइन में जाके यानी कि फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप जो ड्रग्स है उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर आपने एसिडिक यानी कि स्टोमक के अंदर जाके आपने करना है तो उसकी आप क्या कर दें, एसिडिटी को इंक्रीज कर दें। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसके साथ साथ एजिटेशन की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप रोटेटिंग करते हैं उसकी बढ़ा देंगे तो सोल्यूशन जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये था जी आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स। अब मैं आपको एक ओवरऑल समरी दे देता हूं कि एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं। केमिकल एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये जितनी भी टाइप के आप इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूज करेंगे, तो उसमें जनरली 2 टाइप का एनालिसिस होता है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। ये पढ़ चुके हैं हम बेसिक एनालिटिकल वाले चैप्टर पे, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। तो कौन सी सब्सटेंस है जिसको अगर आप किस टाइप की सब्सटेंस प्रेजेंट है आपके सैंपल के अंदर, तो
उसको आइडेंटिफाई करना है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अगर आपने उसकी अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन को चेकआउट करना है, जिस तरह टॉक्सिक इफेक्ट देखना होता है, तो वो आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है। क्वालिटेटिव में आप IR फंक्शनल ग्रुप की बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। NMR है, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होती है। HPLC, GC है, MS है, तो ये क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। इसी तरह इसका जो क्वांटिटेटिव में जो भी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, HPLC का क्वांटिटेटिव मोड यूज करते हैं, ये भी क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज होती है। टाइट्रेशन यूज कर रहे होते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स हम यूज कर रहे होते हैं। तो अब स्टेप्स कौन से होते हैं? सबसे पहले आपने अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है कि आपने कौन सा प्रोसेस करना है। उसके बाद आपने सैंपल प्रिपरेशन करनी होती है, मेथड की सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुछ नेसेसरी केमिकल सेपरेशंस करनी होती हैं। अगर आपने की इंप्योरिटीज है उनको रिमूव कर दें, जिसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, प्रेसिपिटेशन, ये जनरली सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इस केस में। SPE सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और SPE क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद आप एक्चुअल में जाके जब आपका सैंपल प्रिपेयर हो जाता है, फिर आप नेसेसरी केमिकल सेपरेशन के बाद आप इसकी परफॉर्मेंस देते हैं। अदर यू आर डूइंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव जो टेक्निक यूज़ करते हैं, IR, HPLC, और क्वांटिटेटिव में आपकी ये वाली यूज़ होती हैं। और उसके बाद एट द एंड आप क्या करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिजल्ट्स की वैल्यूएशन करते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं, T टेस्ट, F टेस्ट, और प्रॉपर जो आपके डेविएशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो अप्लाई करते हैं। और इस तरह आपकी ये फाइनल जो है वो आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये थी जी आज की डिस्कशन स्टूडेंट्स, जो कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे मैंने बताई है, और ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ये लेक्चर बेटा आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस तरह इंशाल्लाह इस तरह की इंपॉर्टेंट और गाइडेंस वीडियोस आपको हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद MJS पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।